जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। ये तस्वीर है आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल की। अब वो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि बड़ी खबर है, लेकिन बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि उर्जित पटेल वही है जिनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ 36 का आंकड़ा था और जिसके चलते वो अपने पद से इस्तीफा दे गए थे। और अब बात आती है कि ये तो पहले हैं, इनके बाद रघुराम राजन, वो भी आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, वो कहते हैं कि भारत को इंडिया जो रशियन ऑयल है उसको खरीदने में एक बार सोचना चाहिए, किसको किस क्या फायदा हो रहा है, एवरीथिंग जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई के जो गवर्नर्स हैं वो अचानक से इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। ये ऐसे समय में उर्जित पटेल को आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाना, कई सारे बड़े सवाल हैं। और जो सवाल है, आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई बड़े सवाल नहीं, लेकिन बहुत बड़े सवाल हैं। और इन्हीं सवालों को आज की चर्चा में हम शामिल करेंगे और इसके जवाब हम उमेश जी से लेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, उर्जित पटेल आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं आईएमएफ के ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच में काफी रिश्तों में खटास आ चुकी है। और उर्जित पटेल वही हैं जिनकी प्रधानमंत्री मोदी से अनबन रही, जिनको ये आप हम रिपोर्ट देख सकते हैं। पीएम मोदी कंपेयर्ड द then RBI governor Urjit Patel to a snake who sits on hoard of money, ex finance secretary। देखिए, उर्जित पटेल पूर्व आरबीआई गवर्नर है और उनका मोदी के साथ 36 का आंकड़ा हो गया था, क्योंकि आरबीआई के पास क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उससे वो कुछ इंटरेस्ट अर्न करता रहता है। अब आपको ध्यान होगा कि एवरी ईयर आरबीआई डिविडेंड डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट को और वो देता रहता है। अब आपको मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री ने वो भारत के जो आरबीआई के गवर्नर है उनको बोला था कि आपके पास जो इतना बड़ा जो रिजर्व्स है वो भारत की जनता के लिए यूज करिए। तो उन्होंने डिविडेंड बढ़ाने की कुछ बात हुई थी उस समय और इससे नाराज होकर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था। अब वही उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। सेकेंड, एक और एक बात आई थी, कल की बात है, रघुराम राजन जिनको वेस्ट में एक बहुत बोला जाता है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कल बोला है भारत को कि इंडिया शुड रिकंसीडर रशियन ऑयल डिसीजन। हम जो रशियन ऑयल जो खरीदते हैं उस डिसीजन को रिकंसीडर करना चाहिए, मतलब हमें अमेरिका की बात मान जानी चाहिए। और ये वो एक तरह से भ्रामक बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रशियन ऑयल जो हम खरीदते हैं इससे सिर्फ एक बहुत बड़े ग्रुप को, कॉर्पोरेट ग्रुप को फायदा हो रहा है, बाकी पूरे देश के अंदर एक तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला है। इसका मतलब उन्होंने सीधा बोल दिया कि सिर्फ रिलायंस ग्रुप को आप फायदा पहुंचा रहे हो। और जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया और वो 50% टैरिफ के कारण आप ये देखेंगे कि हमारे टेक्सटाइल्स है, जेम्स जो है, लेदर वेयर है और केमिकल्स है, ये सब जो सेक्टर्स में जो काम करने वाले 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट रिस्क पे है। देखिए, ये चीज एक तरह से फैलाई जा रही है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स की, जो जिनमें एक तो है ये रघुराम राजन, कांग्रेस के अपॉइंटी है। और 2019 में ऐसा हालत हो गया था कि इनको बताया जा रहा था कि ये शायद नेक्स्ट मनमोहन सिंह बन सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की फिराक में थे। और उर्जित पटेल वो है जिनका प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कुछ अनबन बन गई थी। और आज एक सरप्राइज डिसीजन आता है कि इनको आईएमएफ ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से ये लोग जो काम करते हैं, वो एक्स आरबीआई गवर्नर्स जो है जिनको इंटरनेशनल बॉडीज में ले लिया जाता है, ये भारत के इंटरेस्ट का कभी काम करते ही नहीं है, ये अपने पर्सनल चीजों का काम करते हैं। और ये नई बात नहीं है। सवाल ये है कि अब जबकि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हैं, ऐसे में आईएमएफ का डायरेक्टर बनाना उर्जित पटेल को क्या संकेत देता है? क्या कुछ होने वाला है और अभी आगे? देखिए, सीधी बात है कि भारत अपनी पोजीशन से बच नहीं हो रहा है, वो हिल नहीं रहा है। उन्होंने बोल दिया कि हम तो जो रशियन ऑयल खरीदते थे हम इस बार 10 से 20% ज्यादा लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दिस इज एन एक्ट ऑफ डिफायंस।
और कल पीटर नवारो ने भी बोल दिया था कि मोदी वॉर है, रशिया और पुतिन, रशिया और यूक्रेन का वॉर है ना, वो पुतिन वॉर नहीं है, वो मोदी वॉर है। देखिए कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट परचेजर है रशियन ऑयल का, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, $52 बिलियन का हम कुछ खरीद रहे हैं। फर्स्ट जो है चाइना है, $62 बिलियन, उसको कुछ नहीं बोला जा रहा। थर्ड जो है टर्की, उसको नहीं बोला जा रहा क्योंकि टर्की इज अ नेटो मेंबर। और पीटर नवारो ने कल यहाँ तक बोल दिया कि भारत भारत बहुत अड़ के काम कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है। कल व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक डायरेक्टर, नेशनल इकोनॉमिक डायरेक्टर है वो केविन हेसेट, उन्होंने भी बोला है कि अगर इंडिया नहीं माना तो हमें और कड़े सैंक्शंस ले सकते हैं। अब इससे आगे क्या हो सकता है बताइए। अब भारत को, मेरा ये मानना है कि भारत को FATF के ग्रे लिस्ट में बताया जाएगा। देखिए पीटर नवारो क्या बोल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर मोदी वॉर है, पूरा जो ब्लेम है मोदी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। रघुराम राजन ये बात कर रहे हैं। अब आगे जाके उर्जित पटेल, जिनका प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ डिफरेंसेस है, उनको IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने का मतलब क्या है, ये भी वही बात बोलेंगे। अब इन सब से चीज है कि मोदी जी को घेरने की एक तरह से कवायद हो रही है। आज मोदी जी जापान गए हुए और जल्दी उसको समिट में जाने वाले हैं, जिसके कारण रशिया, इंडिया और चाइना साथ में आने वाले हैं। कल ये भी एक तरह से इश्यू आया था कि जो पीटर नवारो है, उन्होंने बोला है कि इंडिया और चाइना साथ में आ रहे हैं, जिसमें आपने देखा है कि चाइना अक्साई चीन को ऑक्यूपाई करके रखा है। आज वो अमेरिका अक्साई चीन की दुहाई दे रहा है, जिसने कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन के अंदर एक तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि कैसे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप एक तरह से इंप्रूव हो रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल, डेमोक्रेट जो वहाँ का एक थिंक टैंक है, डेमोक्रेटिक जो ग्रुप है, उनके जो हाउस ऑफ कमिटी है, सब ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया है। इवन निकी हेले ने क्रिटिसाइज किया है, जॉन बोल्टन ने क्रिटिसाइज किया है, रॉबर्ट वुल्फ ने क्रिटिसाइज किया है, जेफरी शेक्स ने क्रिटिसाइज किया है। ऑल राउंड क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है पेनी वोंग, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। प्राइम मिनिस्टर अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और वहां पे भी शायद क्वाड के ऊपर बातचीत हो सकती है कि क्वाड को कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ नया अलायंस बनाना चाहिए। ये सब चीज बताती है कि भारत अपना खुद का एक इंडिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है, जिसमें वो अमेरिका को कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा है। भारत के ऊपर नकेल कैसे कसी जाए, तो उनका एक ही चीज है कि भारत को बोला जाएगा कि हम रशियन वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं, जिसके कारण हम रशिया को टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशियन वॉर मशीन को, तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, FATF के ग्रे लिस्ट में उनको रखा जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले आपको ध्यान है जो अमेरिका के जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने बोला है कि आपके पास जो डॉलर रिजर्व है वो भी आप हमको पूछ के खर्च करिए। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जैसे हमारी अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट हो रही है, हम ब्रिक्स के साथ बात कर रहे हैं, हम जापान के साथ बात कर रहे हैं, अमेरिका वहां से गुस्सा हो रहा है और वो भारत के ऊपर और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है। इसके लिए ये भूमिका तैयार कर रही है, की जा रही है कि भारत एक तरह से रशियन वॉर मशीन को फंड कर रहा है। वही अमेरिका की कंपनी एक्सॉन मोबाइल, वो डायरेक्टली रशिया के साथ बात कर रही है आर्टिक के अंदर एक तरह मैं से। यही बात करने आपसे पूछने वाली थी कि जब एक्सॉन मोबिल और रोसनेफ्ट का डील होती है तो फिर वो क्या होगा? अमेरिका खुद के ऊपर कौन से सैंक्शंस लगाएगा, खुद के ऊपर कौन सी कार्रवाई करेगा फिर? देखिए यही तो अमेरिकन डुप्लिसिटी है, यही तो अमेरिकन हिजीमनी है। और आप ये देख लीजिए कि जब से भारत ने अमेरिका के अगेंस्ट बोलना चालू किया है, वो एक डिफाइनिंग मोमेंट हो चुका है। बहुत सारे कंट्रीज, कल जापान ने अपने जो स्पेशल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे डिस्कशन के लिए, वो भी नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं जो $550 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट जापान करने वाला था अमेरिका में, वो होगा नहीं। इन ऑन द कॉन्ट्ररी, जापान ने बोला है कि हम $70 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने ये बोला है कि हम आपके अंदर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएंगे, LCD की फैक्ट्री लगाएंगे, बैटरी की फैक्ट्री लगाने वाले हैं, और भी बहुत सारे MOU साइन होंगे। सबसे बड़ा बात है कि लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया चाइना के साथ जा रहा है। सबसे बड़ा जो कूप होगा वो होगा इंडो पैसिफिक में, जहां पे इंडिया बताएगा, इंडिया जापान के साथ मिलके अपना खुद का एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है,
जिसमें अमेरिका को इररिलेवेंट कर रहा है। चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया रशिया इंडिया चाइना तो पहले आएंगे या नहीं आएंगे, सिंबॉलिक इन नेचर, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। सबसे बड़ा जो कूप कर रहा है इंडिया, इट इज बीइंग डन इन द इंडो पैसिफिक विद जापान, ये देखिए इससे सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए एक तरह से जो उर्जित पटेल है उनको भी लाया जा रहा है, ताकि उर्जित पटेल की जो पुरानी दुश्मनी है मोदी जी के साथ, और उनको अभी आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना के भारत को बताया जाएगा कि भारत एक तरह से यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों को मरवा रहा है, और उसको वो रशिया को टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करके इंडिया को सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि इंडिया ने एक तरह से सऊदी का जो ऑयल है वो भी लेना कम कर दिया है। ऊपर से इंडिया क्या कर रहा है, डिस्काउंटेड रशियन ऑयल मंगा के यूरोप को बेच रहा है, जिसके कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज को $16 बिलियन का फायदा हो रहा है। अब ये सारा ब्लेम इंडिया के कॉर्पोरेट्स को डाला जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट पे डाला जाएगा, और इसके द्वारा वो भारत को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हो, भले वो आप देख लिए पीटर नवारो हो या लुटविक हो, लिंडसे ग्रैम हो, या फिर उनकी व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी कैरोलिना लीविट हो, ये सब एक ही जगह से बोल रहे हैं, इनको डिप्लोमेसी आती नहीं है, इनका एक ही काम है कि थ्रेट इश्यू करना, और जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इसकी वो भाषा बात करके भारत को एक तरह से थ्रेटन कर रहे हैं। देखिए अंबर जी, मेरा ये मानना है कि आगे जाके वी शुड बी वेरी मच केयरफुल फॉर ऑल दिस स्टेटमेंट्स। अभी एक तरह से आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर एक थिंक टैंक था जो बहुत फेमस है, और उसको बताया जाता था कि बहुत सारे वो उसके ऊपर इल्जाम लगे थे कि वो अमेरिकन जो नैरेटिव है भारत के अंदर एक तरह से फैलाने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर भी पुराने एक्स एम्बेसडर्स, एक्स जो रक्षा विशेषज्ञ है, उनको अपॉइंट किया जा रहा था। उसमें से एक रक्षा विशेषज्ञ ने बोला भी था कि S-400 इज अ शिट सिस्टम। पर आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने अपनी जो खूबी थी, जो जिसके लिए उन्होंने लिया गया था, वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दी थी। यहाँ से मतलब सोचिए, इंडिया में बैठ के 350 किलोमीटर दूर अपने पाकिस्तान के एवैक्स को उड़ा दिया था। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये जो एक्स डिप्लोमेट्स है, एक्स जो रक्षा विशेषज्ञ है, और अब ये जो एक्स आरबीआई गवर्नर्स है, इन लोगों की बात को इनको बोला जाएगा कि आप अमेरिकन नैरेटिव को भारत के अंदर फैलाओ, और भारत के अंदर एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। मीडिया के अंदर बताया जाएगा कि मोदी गवर्नमेंट एक कॉर्पोरेट के लिए भारत के इतने सारे लोगों को जॉब से निकलवा रहा है। तो ये सब चीज इसके लिए किया जा रहा है कि उर्जित पटेल को भी इसी के लिए लेके आए हैं, ताकि भारत को फाइनली एफएटीएफ लिस्ट में डाल सके, और पूरा इल्जाम मोदी जी के ऊपर डाल दिया जाएगा। ये देखिए अभी एक तरह से लोग मानेंगे नहीं, पर ये आगे जाके कभी भी देखिए, अभी तो ये बातें शायद अकल्पनीय होगी, सब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये इनके दिमाग का फितूर है, पर पॉसिबिलिटी यही लग रही है मुझे। क्योंकि कुछ भी देखिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो होती है, जैसे हमने देखा कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट ने एक तरह से अचानक एक मानसून सेशन में रिजाइन करना पड़ा। फिर बाद में बात आई, ओआरएफ की बात आई, जो अमेरिकन जो नैरेटिव है वो फैलाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी के ऊपर गवर्नमेंट पे एक तरह से इल्जाम लगाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने टारगेट किया। ये सब चीज बताती है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा सिनिस्टर प्लान चल रहा है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उमेश जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारी चीजें जब हम लोगों को समझ में आ रही है, आम लोग भी समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और भारत इस सब से बचने के लिए सबसे पहले तो चैलेंज ये है कि जो इंडिया में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। फिर उसके बाद जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रोकने के लिए किस तरह की साजिशें हैं, जैसा आपने कहा कि IMF की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में लाने का प्लान हो सकता है, तो उससे ऑफ कोर्स भारत की इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। इन सब को कैसे भारत काउंटर करने का प्लान कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये बड़ा गेम कैसे चल रहा है। ये ग्रुप है बिल्डरबर्ग ग्रुप,
इन्होंने एक तरह से कंटिन्यूस इनकी मीटिंग चलती रहती है, हर साल इनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती रहती है। इनफैक्ट 2023 में भी इनकी मीटिंग हुई थी पोर्चुगल लिस्बन में, जिसमें वहां पर भी बात हुई थी कि भारत एक तरह से डिस्काउंटेड रशियन क्रूड लेता है और यूरोप को बेचता है और उससे प्रॉफिट कर रहा है। और वहां पे भी डिस्कशन हुआ कि कैसे भारत को रोका जाए। और 2019 के इलेक्शंस के वक्त भी इन्होंने मोदी जी को रोकने की कोशिश की है। और ये आर्टिकल्स बताते हैं कि इन्होंने एक तरह से भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन की कोशिश लगातार करते जा रहे हैं। और इस ग्रुप में बताया जाता है कि भारत के बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, ये जो एक्स आरबीआई गवर्नर्स है, ये भी एसोसिएटेड है। अब इसके अंदर समझ में आ रहा है आपको, ताना बाना सब समझ में आ रहा है। अरे आपको रशियन ऑयल सस्ते में मिल रहा है, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा सारा रशियन ऑयल अंबानी यूज कर रहे हैं? भारत $52 बिलियन का एक तरह से खरीद रहा है। उसको देश के स्टेट रिफाइनरीज हैं, भारत की पीएसयूज है, जैसे एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, आईओसी है, मैंगलोर रिफाइनरीज है, ये लोग भी लेते हैं। फिर एक आधा अधूरा सच बोल के आप एक तरह से भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ क्लासिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन। और ये चीज किया जाएगा। और उर्जित पटेल, जिनका प्रधानमंत्री मोदी जी से 36 का आंकड़ा है और इस टाइम पे वो आईएमएफ के उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है, तो मेरा ये मानना है कि ये भी एक तरह से एंटी इंडिया एक तरह से बातचीत करना चालू कर देंगे, जैसे रघुराम राजन कर रहे हैं। और रघुराम राजन ने भी हमेशा आपने देखा है कि कैसे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो हमेशा प्रो इंडियन होते ही नहीं है। इट इज ऑलवेज प्रो वेस्टर्न। देश को अगर सस्ता ऑयल मिल रहा है, क्रूड ऑयल, तो इनको क्या तकलीफ हो रही? मेरा ये एक सिंपल सी तो बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलिए अगर अंबानी भी तेल खरीद रहे हैं तो वो काम तो देश ही के आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है हाँ, कि वो कहीं और भेज रहे हैं पैसे कमा के। सवाल यही है कि अचानक से सारी चीजें हो रही हैं जो हम समझ पा रहे हैं। जो मैंने सवाल किया तो भाई जी, काउंटर स्ट्रेटेजी भारत की क्या होनी चाहिए? कैसे हम इस पूरे चैलेंज को फेस कर सकते हैं सक्सेसफुल? देखिए मेरा ये मानना है कि अभी एक तरह से भारत के जो प्रधानमंत्री है उसके उनके ऊपर विश्वास रखिए। आज वो जापान जा रहे हैं, जापान से इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे भी ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। 40 कंट्रीज के साथ हम लगातार बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग टू अराउंड 40 कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई आवर ट्रेड। फिर बाद में मेरे हिसाब से कुछ एक्सपोर्टर्स को वो एक तरह से रियायत भी दे सकते हैं। और कल जो हम कॉटन जो हम जनरली इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर 11% जो ड्यूटी लगती थी वो उन्होंने खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर इफेक्ट होते हैं ड्यू टू दिस हाइक, उसको भी नलीफाई करने की कोशिश की जा रही है। और कल आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो इतने दिनों तक चुप है, वो भी सडनली चालू हो चुके थे। उन्होंने भी भारत सरकार को एक तरह से घेरने की कोशिश की कि भारत सरकार यूएस का कपास लेके भारत के अंदर एक तरह से डोमेस्टिक कपास इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और सडनली आप देखेंगे कि जो अपोजिशन भारत के अंदर एक तरह से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेगा कि सरकार कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की काम कर रही है, देश के लोगों के लिए उसको कोई चिंता नहीं है। ये सब चीजें जो है कंटिन्यूसली होती रहेगी। इससे देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, इससे बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी ये विशेषज्ञ हैं जैसे उर्जित पटेल हो, रघुराम राजन हो, या जो हमने देखा था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अंदर एक्स एम्बेसडर्स और एक्स डिफेंस एनालिस्ट होते हैं, इन लोगों की बात बात का वेटेज ज्यादा होता है। अब वेटेज ऐसा है कि ये अपना जो अपनी जो गुडविल है उसको यूज करते हैं नेशन के अगेंस्ट। वो आज की जो सत्ता के अंदर जो मोदी सरकार है उसको हटा के एक तरफ से वो बोलेंगे हम मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, पर सेकेंड वे में वो बोलेंगे कि वो जो नेक्स्ट कमेंट डालेंगे उसमें वो सरकार की एक तरह से सरकार के डिसीजंस के ऊपर वो बोलेंगे कि हमें विश्वास नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है S-400 सिस्टम हमने क्यों लिया। ये मैं सिर्फ छोटी सी बात बोल रहा हूँ जो लोगों को मालूम पड़ सकती है, लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान के एवाक्स को हटा दिया था। ऐसे ये लोग बहुत सारे ओपिनियन देते हैं जिसमें ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और उसके बाद हमारी बिकी हुई मीडिया
और इंटरनेशनल मीडिया और हमारे जो ऑपोजिशन लीडर है, ये सब मिल के एक ही बात करते रहते हैं, और जब 100 बार झूठ को दोहराया जाता है तो उसको सच मान लिया जाता है। दिस इज अ क्लासिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, और आगे भारत को FATF लिस्ट में डालेंगे। ये कंफर्म बात है। ये एक तरह से भारत को बोला जाएगा, इधर आप हमारी बात मानिए, नहीं तो हम आपको FATF के ग्रे लिस्ट में डालेंगे। क्योंकि भारत क्या कर रहा है, अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, अपने UPI को बढ़ा रहा है, लोकल करेंसी में ट्रेड करते जा रहा है। फिर बाद में बताया जाता है कि ब्रिक्स की करेंसी बनाने की बात चल रही है। भारत अपना खुद का लॉजिस्टिक्स, जो अपना मराइन पावर है, वो बढ़ा रहा है, और एक तरह से US को भी इररिलेवेंट करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक में। इससे अमेरिका एक तरह से परेशान हो चुका है, और लास्ट में वो अपनी जो संस्था है IMF और वर्ल्ड बैंक, जो अमेरिकन इशारों पे चलते हैं, इनको यूज किया जाएगा भारत को धमकी देने के लिए। और ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरह से पागल और लूनाटिक है। वो उनके टाइम में कुछ भी हो सकता है। ये आप मत सोचिए कि ये हो ही नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप ये भी करेगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉसिबल नज़र नहीं आती हैं, बट देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। उर्जित पटेल जो RBI के फॉर्मर गवर्नर, अब वो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आज की रही। उमेश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े। उमेश जी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।